दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है दोस्तों 26 दिसंबर, जिसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करने चल रहे हैं। जिन्हें भी पीडीएफ की जरूरत होगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जिसके माध्यम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट भी दे सकते हैं। देखिए, जिन लोगों ने अभी तक हमारे स्टडी 91 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जहाँ सभी विषय की डिटेल से क्लासेस दी गई। तो जल्दी से आप प्लेलिस्ट में आ जाइए और जो भी विषय आपको पढ़ना है वो विषय आप इत्मीनान से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सीधे प्रश्न पर आता हूँ दोस्तों। जैसा कि आप सभी ने कहा था कि प्रश्न का फॉर्मेट सर चेंज कर दीजिए, बट मंडे से फॉर्मेट चेंज हो पाएगा। पढ़ाने का तरीका मैंने ऑलरेडी बदल दिया है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज़ 2020 के विजेताओं का नाम बताइए। आप कहेंगे तो सर कि इस तरह के किसी फाउंडेशन या बुक प्राइज़ के बारे में आज तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा, फिर आज क्यों पढ़ रहे हैं दोस्तों? आज इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये अवार्ड जिन व्यक्तियों को दिया गया वो व्यक्ति बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? एक किताब लिखा था एक मंत्री ने, जो कि अभी केंद्रीय मंत्री हैं, और उनको यह किताब दिया गया। तो मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलर कि इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और आजकल वैसे भी इधर उधर के प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन, ये जो बुक प्राइज अवार्ड है 2020 में, ये एक साथ दिया गया दोस्तों अमित आहूजा को और जयराम रमेश को। ठीक है, जयराम रमेश का नाम हम सभी ने सुना होगा। ठीक है, अमित आहूजा और जयराम रमेश को दिया गया। अच्छा, इनकी पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों? तो दो तीन चीज़ें और आपको याद रखना है। एक तो अमित आहूजा को दिया गया, उनकी पुस्तक का नाम देखिए यहाँ पर दे रहा है कि मोबिलाइजिंग द, ठीक है, मैग्नेलाइज्ड। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, इस पुस्तक का प्रकाशक कौन रहा है दोस्तों? तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से यह पुस्तक लॉन्च की गई थी, और वहीं केंद्रीय मंत्री जो जयराम रमेश हैं, उनके द्वारा जो लिखी गई किताब है, उनका नाम, उस किताब का नाम है, दोनों लोग अलग अलग किताब के राइटर हैं, चेकर्ड ब्रिलियंस। तो आपको किताबों का नाम भी याद रखना है, उसके राइटर का नाम भी याद रखना है। और ये वाली किताब, ये पेंगुइन रैंडम हाउस जो है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये पब्लिशर है। जब जब ये किताब लिखता है, कुछ पब्लिशर करता है ना, तो आपसे परीक्षा में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया। ये दोनों लोग अपने में क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF यानी जो न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज अवार्ड है, ये अमित आहूजा और जयराम रमेश को दिया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने किस विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के दौरान एक डाक टिकट जारी किया? ठीक है, तो दोस्तों आप जरा याद करो, थोड़ा दिमाग पे जोड़ दो। आपने पढ़ा होगा कि 1875 में, जिस समय आपने नाम सुना होगा एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का, ठीक है, उसका नाम बाद में बदल करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया था। ठीक है, अच्छा, किसने इसकी स्थापना किया था? सर सैयद अहमद खान का नाम सुना होगा दोस्तों, उन्होंने इसकी स्थापना किया था। तो 1920 में जब नाम चेंज किया गया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कर दिया गया, जो कि इस समय भारत में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिए 1920 में नाम चेंज किया गया था, और ये सन चल रहा है 2020। तो याद रखिएगा दोस्तों, 2020 में केंद्र जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये वहाँ पर गए हुए थे, और एक जो है डाक टिकट शताब्दी समारोह के रूप में जारी किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी की जो बातें अभी बताया गया वही बातें यहाँ पर लिखा जा रहा है। क्या लिखा है कि अलीगढ़ में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। 1975 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा इसको बनाया गया था। सबसे पहले मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम था, 1920 में बदल करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया। अभी डाक टिकट मोदी जी के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न दे रहा है कि हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा? हॉकी स्टेडियम दोस्तों, आप देख रहे होंगे इधर भी रिसेंट में 2-3 हॉकी के मैच हुए हैं, और ये सभी हॉकी के मैच आपके भुवनेश्वर में हुए हैं। पढ़ा होगा आपने, मैंने स्पोर्ट्स वाले टॉपिक में पढ़ाया था आपको। तो ये भुवनेश्वर में हुआ। तो भुवनेश्वर उड़ीसा में दोस्तों लोगों का झुकाव थोड़ा सा हॉकी के प्रति बढ़ गया है। तो वहाँ की सरकार ने भी तड़के फैसला ले लिया कि भारत का, पूरे विश्व का नहीं, भारत का जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम होगा वो उड़ीसा में बनाया जाएगा। कहाँ पर बनेगा? उड़ीसा में बनाया जाएगा। तो ये निर्णय ले लिया गया दोस्तों, क्योंकि 2023 में जो आपका हॉकी का जो टूर्नामेंट होने वाला, टूर्नामेंट नहीं, हॉकी का जो वर्ल्ड कप होने वाला है, वो भी कहाँ होने वाला दोस्तों? याद रखेगा, वो वर्ल्ड कप भी आपके उड़ीसा में होने वाला है। तो इसलिए दोस्तों इस तरह का निर्णय लिया गया, और 20,000 दर्शकों की क्षमता वाला, ठीक है, ये स्टेडियम बन रहा है। इसको भी ध्यान रखेंगे। और
वहीं पर स्टेडियम जो बन रहा है दोस्तों, ये कहाँ पर बन रहा है, अगर ये प्रश्न आएगा तो देखिए उड़ीसा में तो बहुत सारी जगह हैं। तो उड़ीसा में अक्सर करके जो मैच खेला जाता है वो भुवनेश्वर में खेला जाता है, बट ये स्टेडियम भुवनेश्वर में नहीं बन रहा है, ये स्टेडियम बन रहा है राउरकेला में। राउरकेला का नाम एक जगह हम लोग और पढ़ते हैं, राउरकेला में जर्मनी के सहयोग से दोस्तों प्लांट लगा हुआ है, पढ़ा है आपने ना, तो याद रखिएगा राउरकेला में बन रहा है। हालांकि ये जो मैच है ये भुवनेश्वर, राउरकेला और सुंदरगढ़ में खेले जाएंगे, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देवेंद्र फडणवीस ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है अयोध्या, इस पुस्तक का विमोचन किया है। अयोध्या की चर्चा बार बार आती रहती है। अयोध्या की बात किया जाए दोस्तों तो बीते 5 अगस्त 2020 को श्री रामचंद्र के लिए मंदिर का निर्माण किया गया, ठीक है। राम जन्मभूमि जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, ठीक है, इस मंदिर का निर्माण किया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे अयोध्या नाम की एक पुस्तक का विमोचन किया देवेंद्र फडणवीस ने। देवेंद्र फडणवीस दोस्तों अगर पिछले वर्षों की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे, देवेंद्र फडणवीस हैं। अभी वो क्या है, अभी वो वहाँ पर विधानसभा में क्या है, जो अपोजिट पार्टी होते हैं उसके जो है हेड हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। अयोध्या नामक जो पुस्तक था दोस्तों ये लिखा है किसने, तो नाम याद रखेगा, इनका नाम है माधव भंडारी। अच्छा, माधव भंडारी क्या कोई खास व्यक्ति है क्या? हाँ भाई, खास व्यक्ति हैं। क्यों खास व्यक्ति हैं? क्योंकि अगर वर्तमान में माधव भंडारी की बात करें तो वो बीजेपी जो पार्टी में मुंबई जो इकाई है उसके उपाध्यक्ष हैं इसमें, और उनके द्वारा एक किताब लिखा गया। अब अयोध्या पुस्तक में क्या होगा दोस्तों, श्री राम मंदिर की लड़ाई और हिंदू समुदाय से जुड़े कुछ तथ्यों का उल्लेख उन्होंने किया इस किताब में, तो उसको आप याद रखेंगे। हाँ, इनमें से किसने नई दिल्ली में DGNCC डिजिटल फोरम की शुरुआत किया है, ठीक है। अब आप कहेंगे दोस्तों कि इस तरह का फोरम हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, या जिस व्यक्ति का चित्र है उस व्यक्ति का नाम क्या है, तो उसमें मैं बता दूं ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये इस समय रक्षा सचिव हैं भारत में, ठीक है। क्या है, रक्षा मंत्री की बात नहीं है, रक्षा मंत्री तो राजनाथ सिंह जी हैं, ये है रक्षा सचिव जिनका नाम है डॉक्टर अजय कुमार। अच्छा, ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं बता दूं अभी जो कोविड-19 की वजह से आपने देखा कि सब कुछ एकदम बंद पड़ा था, लेकिन कोविड-19 में कुछ लोगों ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, जैसे डॉक्टर का बहुत बड़ा योगदान रहा, जहाँ पर जीवन मृत्यु से जूझ रही थी जिंदगी, ऐसे समय में डॉक्टर सामने हमारे थे, ठीक है, ठीक है। कुल मिला जुला के अच्छा रहा। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा सबसे बड़ा योगदान रहा वो योगदान रहा पुलिस वालों का, ठीक है। सबकी ड्यूटी बंद हो गई, सब लोग अपने घरों में कैद हो गए, लेकिन पुलिस वाले बेचारे डटे रहे, ठीक है। तो यहाँ पर उनका भी योगदान रहा, माना जाएगा। और तीसरा है दोस्तों जो NCC कैडेट थे, ठीक है। NCC जानते हैं ना, नेशनल कैडेट कोर जिसे कहते हैं, तो दोस्तों NCC वालों ने यहाँ पर बहुत हेल्प किया, लोगों को खाना खिलाया, लोगों को घर पहुँचाने में, दूध का पैकेट बांटने में, मतलब बहुत कुछ, ठीक है। तो ये सब कुछ किया गया NCC वालों के द्वारा। तो दोस्तों उनको जोड़ करके और आगे उनकी ट्रेनिंग और बेस्ट किया जाए, और एक ऐसा मंच बनाया जाए जहां सबको जोड़ा जाए और आगे की चीज़ों के बारे में बताया जाए। इसके लिए डॉक्टर अजय कुमार ने क्या किया है, नई दिल्ली में DGNCC एक डिजिटल फोरम की शुरुआत किया है। समझ में आया ना, अपनी भाषा में बता दिया हूँ। बाकी यहाँ देखिए बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, बट मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। करेक्ट, कैबिनेट में जो दोस्तों सरकार ने दोस्तों जो फिल्म और मीडिया इकाई है, कितनी फिल्म और मीडिया इकाई को आपस में विलय करने के लिए मंजूरी दे दिया है, ठीक है। मतलब कि जो कैबिनेट है ये एक फैसला लिया है कि फैसला लेकर मैं बता दूं ये करना क्या चाहता है, ठीक है। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक बनाया जा रहा है, ठीक है, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अभी तक क्या था दोस्तों कि ये 3-4 पार्ट में चलता था, 4 पार्ट में चलता था। अभी इन चारों को मर्ज करके एक बनाया जा रहा है, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में बन सकें। और वैसे भी अगर निजी क्षेत्रों की बात कर दे तो निजी क्षेत्र इसके साथ मिल करके बहुत ज़्यादा मात्रा में एक साल में लगभग 3000 फिल्में बनाई जाती हैं। तो उस फिल्म उद्योग के जगत को बढ़ाने के लिए दोस्तों ये निर्णय लिया गया है। तो याद रखिएगा 4 सरकारी फिल्म मीडिया इकाइयों को विलय के लिए मंजूरी दे दिया गया। और अब क्या बनेगा, अब बनेगा नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, भारत सरकार ने तेल आयात बिल के साथ साथ वाहनों के उत्सर्जन को, यानी वाहनों से निकलने वाले धुएं के उत्सर्जन को कम करने के लिए किस प्रकार के ईंधन का प्रस्ताव रखा है। तो दोस्तों सरकार ने बताया कि यार इसमें जो है क्या, देखिए अभी होता क्या है, आप देख रहे हैं धीरे, अभी मैं बताऊंगा, कुछ आंकड़े देने वाला हूं, सरकार की तरफ से आंकड़े आए हैं, और उस आंकड़े में कहा गया कि वायु प्रदूषण की वजह से हमारे देश में बहुत सारे लोग मर रहे हैं। जितने लोग मर रहे हैं ना, उनमें से 18% लोग केवल वायु प्रदूषण की वजह से मर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, छोटा मामला लेकिन बड़ी बात है।
मामला छोटा लेकिन बात बहुत बड़ी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हो क्या रहा है कि इस तरह के वायु प्रदूषण से बचने के लिए सरकार सोच रही कि जो गाड़ियों से धुएं निकलते हैं, जो उत्सर्जन होता है वो उत्सर्जन कम हो, इसके लिए उसमें एथेनॉल मिश्रित करना चाह रहा था। तो ई फॉर एथेनॉल, एथेनॉल 20 क्या नाम दिया जा रहा है उसका, एथेनॉल 20। तो ई क्या है, ई फॉर एथेनॉल होता है, ठीक है। तो एथेनॉल 20 जो है ईंधन है दोस्तों, इसका इस्तेमाल अब किया जाएगा ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, ठीक है। और इसको याद रखेगा E20 भी क्यों दिया गया, क्योंकि 20% इथेनॉल और गैसोलीन को मिलाकर के बन रहा है, इसलिए इसका ऐसा नाम दिया गया। और इस वजह से क्या होगा, तो याद रखेगा सरकार की इस कदम से हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि के उत्सर्जन में कमी आएगी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहा, इसको याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवाओं के लिए संशोधित दिशा निर्देशों को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद DTH, जो ये DTH हम लोग इस्तेमाल करते हैं घरों में ना, इसमें दोस्तों जो FDI था ये पहले कम था, लेकिन अभी FDI को बढ़ा करके 100% कर दिया गया। 100% FDI इस क्षेत्र में लाई जा सकती है, और जो यहाँ पर लाइसेंस की अवधि थी उसको भी बढ़ा करके 20 साल कर दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% FDI आ चुका है DTH सेवाओं में। DTH किसे कहा जाता है, डायरेक्ट टू होम सर्विस, ठीक है। अभी आपके घर में DTH लगा होता है तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी चैनल देख पाते हैं, वो DTH की वजह से उसमें अब 100% FDI ला दिया गया, ठीक है। इसके पहले नहीं था। आगे देखिए, किस भारतीय बैंक ने NPCI के साथ मिलकर रुपे सेलेक्ट नाम का एक डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। दोस्तों रुपे सेलेक्ट समझ लीजिए एक ID कार्ड जैसा है, जिसके द्वारा आप किसी पब का, किसी जिम का, या फिर सिनेमा हॉल का, या फिर शॉपिंग मॉल का आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर एक समझ लीजिए कि मेंबर बन सकते हैं। इस तरह का एक कार्ड लॉन्च किया गया। इसमें क्या हुआ है कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आपने इमेज में देख ही लिया, ठीक है, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों ये NPCI के साथ मिल करके क्या कर रहा है, एक रुपे सेलेक्ट नाम का एक डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है। रुपे वैसे भी डेबिट कार्ड की कंपनी है, तो उसको आप याद रखेगा, ठीक है। करा लासेंट रिपोर्ट के अनुसार कि इस मुद्दे के कारण भारत में 1.7 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। 1.7 यानी 17 लाख लोगों की मृत्यु हुई, जिससे सकल घरेलू उत्पाद का 1.4% आर्थिक नुकसान हुआ। भाई लोग मरेंगे तो आर्थिक नुकसान तो होगा ना देश का, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, वायुमंडलीय प्रदूषण कोई शब्द नहीं होता, वायु प्रदूषण शब्द होता है, ठीक है। तो वायु प्रदूषण की वजह से ऐसा हुआ दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया कि वायु प्रदूषण की तरफ से, और ऐसा कोई नहीं, ये नॉर्मल कोई रिपोर्ट नहीं, ये रिपोर्ट दोस्तों बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और ICMR के द्वारा निकाला गया था, ठीक है। यूनिप ने भी इसमें हेल्प किया था, और तब जाकर के आंकड़ा प्राप्त हुआ है। तो 18% लोगों की मृत्यु हुई। आप देख, जितनी भी मौत हुई है भारत में 2019 में, इसमें 18% लोग जो है वायु प्रदूषण की वजह से मरे, यानी 17 लाख लोग वायु प्रदूषण की वजह से मरे हैं, और जिसकी वजह से दोस्तों 2,60,000 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और आज का जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर की श्रृंखला में जो दिया जा रहा है वो बहुत ही शानदार सेशन है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों 8 बजे की क्लास में देश में समस्त आर्द्र भूमियों के बारे में। कुल 41 आर्द्र भूमियां हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आया था उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो टाइगर रिजर्व संबंधित रिपोर्ट है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, और साथ ही साथ आपके लिए क्विज का सेशन भी लाया गया है। तो आप 8 बजे तैयार रहिएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।